यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभयामि युगे युगे। नमस्कार साथी, मैं श्याम सुंदर देव पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल SSDP मैथ गुरुकुल में। बहुत दिनों के बाद नए कैमरे के सामने फिर वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं उन विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 12th में ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। तो क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए आज आव्यूह नामक चैप्टर से कुछ थ्योरम, कुछ टाइप ऑफ आव्यूह और कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेके आया हूं। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। इसमें से सर्वप्रथम सबसे पहला है स्तंभ आव्यूह, दूसरा है पंक्ति आव्यूह, तीसरा वर्ग आव्यूह, चौथा विकर्ण आव्यूह, पांचवा अदिश आव्यूह, छठवां तत्समक आव्यूह और सातवां है शून्य आव्यूह। हम लोग इन सभी आव्यूहों के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अंदर से यदि इच्छा हो कुछ जानने की और मेरे द्वारा यदि आपको कुछ प्राप्त होता हो तो थोड़े ही समय के लिए कृपया ध्यान एकाग्रता पूर्वक अध्ययन करें। और हमारे द्वारा आज के वीडियो में जो आप लोगों को जानकारी दी जा रही है, यदि समझ में न आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कहीं न कहीं कमेंट बॉक्स होगा, आप वहां पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना राय और सुझाव हमें दे सकते हैं। और आज की वीडियो में क्या समझ में नहीं आया या क्या आया, ये जरूर हमें सूचित करिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। अब इसमें से नंबर 1 है स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह पे चर्चा करेंगे, इसके बारे में इसकी परिभाषा जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अब स्तंभ किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं, पंक्ति किसे कहते हैं, आव्यूह क्या होता है, आव्यूहों के अवयव क्या होते हैं, आव्यूहों की कोटि क्या होती है, आव्यूहों का व्यापक रूप क्या होता है, इन सब पे यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखिए। आप SSDP मैथ गुरुकुल पे जाकर वहां देखिएगा आव्यूह पर मैं एक शुरुआती वीडियो बनाया हूं जिसपे पूरा इंट्रोडक्शन है कि आव्यूह क्या होता है, उसका निर्माण कैसे है, उसका प्रतीक सिंबल क्या है, उसको किस रूप में लिखते हैं, उसके अवयव क्या हैं, कोटि क्या है, आर्डर क्रम और स्तंभ पंक्ति ये सब क्या होते हैं, सब कुछ हम उस पर वीडियो बना चुके हैं। इसलिए वह बात मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आज नया टॉपिक है आव्यूहों के प्रकार। आव्यूह क्या है इस पर तो मैं वीडियो बना चुका हूं और आज की वीडियो है आव्यूहों के प्रकार। इसलिए आप यदि आप आव्यूह क्या है ये जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं SSDP मैथ गुरुकुल मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। तो यहाँ पर स्तंभ आव्यूह की परिभाषा जानते हैं। स्तंभ आव्यूह कहते किसे हैं, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अर्थात आप देख रहे हैं कि स्तंभ ऊर्ध्व रेखा में अर्थात खंभे की तरह जो खड़ी हो, स्तंभ का अर्थ खंभ ही तो होता है, खंभा। तो ऊर्ध्व, इसमें एक ही स्तंभ दिखाई दे रहा है, एक ही लाइन दिखाई दे रही है जो खड़ी है, जिसके अवयव हैं ABC। तो एक स्तंभ है और 1 2 3 पंक्तियां हैं, इसलिए पहले पंक्ति फिर स्तंभ लिखते हैं। ये 3x1 एक आव्यूह की कोटि कहलाती है। आव्यूह जब लिखते हैं तो इसकी कोटि क्या है ये भी इसके बगल में इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये 3x1 का है, अर्थात 3 पंक्तियां हैं, एक स्तंभ है। तो वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। लग भी रहा है कि खंभे की तरह खड़ा है एक स्तंभ। उसी प्रकार इसमें भी एक स्तंभ है, पंक्तियां चाहे जितनी हों लेकिन स्तंभ तो एक ही। इसमें 4 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, इसलिए 4x1 का आव्यूह है। अगर पूछे इस आव्यूह की कोटि बताओ तो 4x1 है। अब इसमें हमें केवल स्तंभ चाहिए, स्तंभ एक ही हो, केवल एक स्तंभ हो तो स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। ठीक दूसरे नंबर पर आइए, पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं।
वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो पंक्ति आव्यूह कहलाता है, अर्थात एक पंक्ति। अब इसमें स्तंभ चाहे जितने हो, 4 स्तंभ हैं, 1 2 3 4, इसलिए 1 क्रॉस 4 हो गया। पहले पंक्ति फिर स्तंभ, एक पंक्ति 4 स्तंभ, एक पंक्ति 4 स्तंभ। उसी प्रकार यहाँ एक पंक्ति 3 स्तंभ हैं, 1 2 3, 3 लाइनों में 3 ऊर्ध्व लाइनें बनेंगी और एक क्षैतिज लाइन बनेगी, तो एक क्षैतिज लाइन एक पंक्ति हो जाएगी। तो जिसमें केवल एक पंक्ति हो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अब आइए जानते हैं कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है वर्ग आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान हो वर्ग आव्यूह कहलाता है। जी हाँ, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। आइए देखते हैं इसमें कितनी पंक्तियां हैं। 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं तो 3 लिख दिए यहाँ। 1 2 3, 3 स्तंभ हैं तो 3 लिख दिए, अर्थात ये 3 क्रॉस 3। स्तंभों की संख्या भी 3, पंक्तियों की संख्या भी 3, तो स्तंभों की पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान हो वर्ग आव्यूह कहलाता है। वैसे यहाँ 1 2, 2 पंक्तियां 1 2, 2 स्तंभ, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, 2 क्रॉस 2 का ये आव्यूह है। अर्थात वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 2 हो, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, चाहे जितनी पंक्तियां हो चाहे जितने स्तंभ हो, परंतु दोनों की संख्या समान हो। जैसे यहाँ 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, 4 पंक्तियां 4 स्तंभ, चाहे जितने भी हो, परंतु पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार से वर्ग की सभी भुजाएं, चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको जब हम व्यवस्थित करेंगे आव्यूह के रूप में तो लगेगा जैसे वर्ग है। अब इसमें चौथे नंबर पे आता है विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह की परिभाषा सुन लीजिए। वह आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अर्थात देखिए अब इसमें विकर्ण कैसे बनता है। किसी आव्यूह के, जैसा कि आप वर्ग में या आयत में जानते होंगे, कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण बनता है। अब आयत में यदि हम डायगोनल खींच दें, एक कोण से कहने मतलब यह है कि अपोजिट एंगल को यदि हम ज्वाइन करा दें, सम्मुख कोणों को अगर मिलाते हुए एक रेखा खींच दें तो वह विकर्ण कहलाता है। एक कोने से उसके सामने वाले कोने को मिलाने वाले। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण 1 2 3 है, ये विकर्ण है। तो मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो। ये 3 क्रॉस 3 का अवयव है, जिसमें 1 2 3 मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, शेष अवयव 0 0 हैं। उसी प्रकार दूसरा 2 क्रॉस 2 का अवयव है, इसके मुख्य विकर्ण के अवयव ए और बी हैं, शेष अवयव शून्य हैं। तो मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण में कोई भी अवयव हो सकता है, परंतु मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, वह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। आइए अब चलते हैं 5वें नंबर पर, अदिश आव्यूह। अब अगले नंबर पे आते हैं 5वां, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। आशा करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ में आ रही होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अदिश आव्यूह वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान व शेष अवयव शून्य हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान व शेष अवयव शून्य हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। जी हाँ, यही विकर्ण आव्यूह में भी था कि वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो। अर्थात विकर्ण आव्यूह की सहायता से हम यहाँ पर देख रहे हैं अदिश आव्यूह और विकर्ण आव्यूह में तुलना करें तो विकर्ण आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य होते हैं। अदिश आव्यूह में भी मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हैं। बस विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह में अंतर इतना है कि विकर्ण आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, और शेष अवयव तो शून्य दोनों में हैं। लेकिन अदिश आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा समान होते हैं।
अर्थात अदिश आव्यूह भी एक विकर्ण आव्यूह है। सभी अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य होते हैं, इसलिए वह विकर्ण आव्यूह हैं। सॉरी, अब आइए चलते हैं 6वां नंबर, तत्समक आव्यूह। वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हों उन्हें इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। अर्थात मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो, मतलब एक हो, 1 1 1 1 1, प्रत्येक इकाई आव्यूह वो तीनों फॉर्म में काम करेगा। जो इकाई आव्यूह होता है अर्थात जो तत्समक आव्यूह होता है वह विकर्ण आव्यूह भी है, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य होते हैं, इसलिए यह विकर्ण आव्यूह भी है। और यह तत्समक आव्यूह अदिश आव्यूह भी है, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं, शेष अवयव शून्य हैं, यह अदिश आव्यूह भी है। और यह स्वयं अपने आप में इकाई आव्यूह भी है, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शून्य आव्यूह किसे कहते हैं। 7वां है शून्य आव्यूह। वह आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो शून्य आव्यूह अथवा रिक्त आव्यूह कहलाता है। जी हाँ, उन्हें शून्य आव्यूह अथवा रिक्त आव्यूह कहते हैं। 0 0, इसके आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक अवयव इसके शून्य हैं, चाहे जिस कोटि का आव्यूह हो, 3x3 2x2, चाहे जिस कोटि का आव्यूह हो। ये भी एक आव्यूह है, एक पंक्ति एक स्तंभ, तो इसमें ये शून्य ही अवयव होगा, उसका पूरा अवयव शून्य, चाहे जितने अवयव हों, तो वह शून्य अवयव कहलाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जो कि 8वां प्रकार हो सकता है इसका समान आव्यूह, या हम ये कह सकते हैं आव्यूहों की समानता। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। समान आव्यूह 8वां नंबर, समान आव्यूह या आव्यूहों की समानता। इसमें लिख सकते हैं, वीडियो को लॉन्ग न बना के हम आपको शॉर्ट में समझाएंगे कि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो। समान आव्यूह, दो आव्यूह समान तब कहलाएंगे जब वे समान कोटि के हों और उनके संगत अवयव समान हों। जी हाँ, एग्जाम्पल ABCO, ये पहला आव्यूह है। दूसरा आव्यूह ABCO, A के संगत A है, B के संगत B है, C के स्थान पर C है और 0 के करस्पॉन्डेंस 0 है। तो संगत अवयव समान है। यहाँ पहले नंबर पे 2 है, यहाँ भी पहले नंबर पर 2 ही है, क्योंकि 4/2, 2 2 जा 4। यहाँ दूसरे नंबर पर 3 है, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर 3 ही हो सकता है, 2 3 जा। यहाँ तीसरे नंबर पे 1 है, यहाँ तीसरे नंबर पर 1 है, यहाँ चौथे नंबर 5 है, यहाँ भी चौथे नंबर पर 5 है। यदि इसको हल करें तो दोनों समान हैं। अर्थात दो आव्यूह समान तब कहलाएंगे जब उनके संगत अवयव समान हो, और पहली शर्त तो यह है कि उनकी कोटियां समान हो, ताकि हम संगत अवयवों की तुलना कर सकें। दोनों की कोट समान होगी। ये भी 2x2 का, ये भी 2x2 का, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ इसमें भी हैं, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ इसमें भी हैं, तो कोट तो समान है और उनके संगत अवयव भी समान हैं, अतः ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं। अब इस प्रकार इस थ्योरम पे समान आव्यूह की परिभाषा, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, दे देंगे दो आव्यूह जिसमें कुछ चर राशियां होंगी और दूसरे वाले में कुछ अचर राशियां होंगी, जिनमें x y z a b c d होंगे, और उनकी वैल्यू, उनका मान ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो ठीक यही फार्मूला लगाएंगे, संगत अवयवों को समान दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ x हो और यहाँ 4 हो तो लिख देंगे x = 4, अगर यहाँ y हो और यहाँ 6 हो तो लिख देंगे y = 6। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। संगत अवयवों की तुलना करा के हम दो आव्यूहों को से हम x y z अर्थात चर राशियों, जो अज्ञात राशियां हैं, उनका मान हम ज्ञात कर सकते हैं।
यदि उनका मान ज्ञात हो, हम इसमें दो प्रकार से हल कर सकते हैं। अवयवों को समान दिखा सकते हैं संगत अवयवों को समान करके, या हम संगत अवयवों को समान दिखा सकते हैं अवयवों की समानता से। आशा करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। यदि समझ में नहीं आई हो तो कहाँ नहीं आई है हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, सबको प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद।